संविधान बड़ा या सरिया? अगर देखिए नहीं, आप एक लाइन में बोलिए ना। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ कि बगैर सरिया के, बगैर धर्म के, ये हमारे आबो अजदाद ने, हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीनें वक्फ की हैं। ये सरकार की ज़मीन नहीं है। जुर्म जुर्म है, जालिम जालूम है। मजलूम कोई भी हो सकता है। मजलूम की हिमायत में खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है। अब उस सेकुलर के साथ नहीं चलना है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है साथ देते देते। अच्छा, मतलब सेकुलरिज्म के खिलाफ चलना है मुसलमानों को? बिल्कुल सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं चलना है। मुसलमान सेकुलर के साथ रहना चाहता है, लेकिन सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ये जो वक्फ की जो आप जमीन वक्फ कर रहे हैं, अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है कि ये जमीन वक्फ का है या नहीं है? सरकार, हमारी सरकार सर्वे कराती है। तो वक्फ बोर्ड क्या है? अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है तो अब कोई हवा में तो बना नहीं है ये भाई। ये इसके पीछे भी तो सरकार का वो है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये विचार छोटी सोच वालों के लोग हैं। बाकी ये पूरी धरती, सरकार का वो समय अब गुजर गया है कि खुद पे खुद पास करवा ले, क्योंकि सरकार को अब चांस जो है वो 90% चांस नहीं लग रहा, 10% चांस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पॉलिटिकल नॉकआउट पर। मैं नीतीश सिंह। आज हम बात करेंगे देश में जो राजनीति जिस मुद्दे पे गरमा रखी है, वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट में जो बात हो रही है, वक्फ बोर्ड बिल को लेके जो बात हो रही है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पहले मुस्लिम पक्षों ने जंतर मंतर पे आके धरना दिया और इसके विपक्ष, इसके विरोध में अपना सारा जो पूरा ताकत था उसे झोंक दिया। और उसके बाद कल यानी 30 तारीख को हिंदू सभा का महापंचायत होता है, जिसमें वो वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड को संपूर्ण तरह से समाप्त करने की बात करते हैं। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं सीधा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड बिल में अगर संशोधन होता है तो आप इस पर क्या सोचते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, हमारी जो सरकारें हैं, आज हमारी सरकारों ने अपने जो मुद्दे थे उन्हें छोड़ करके सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करने के लिए और मेन मुद्दों को ध्यान हटाने के लिए 11 साल से हमारी सरकारें इसी काम को कर रही हैं। और ये वक्फ बिल जो है ये कोई ऐसा बिल नहीं है कि मुसलमानों ने किसी की ज़मीन छीन करके अपने कब्ज़े में ले ली हों। ये हमारे आबो अजदाद ने, हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीनें वक्फ की हैं। ये सरकार की ज़मीन नहीं है। और सरकार इसका सर्वे कराती है। जब कोई अपनी ज़मीन को वक्फ करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो सरकार अपने कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर से इसकी पूरी इंक्वायरी कराती हैं, तब ये प्रोसीजर फॉलो होता है ना। तो अब सरकार ने तो इसको गैर ज़रूरी मुद्दा बना करके इस देश की जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार जानती है कि ये 90% तो बिल पास होगा नहीं, क्योंकि अब सरकार की मनमानी चलने वाली है नहीं, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा 272 का था उससे काफ़ी नीचे सरकार है। और मुसलमान इस मुल्क में जिन सेकुलर पार्टियों को अपना वोट देता चला आया है, 75 साल से मुसलमानों के वोट से जो सरकारें सत्ता में बैठी हुई हैं, और उनमें उनके मजबूत जो भागीदार हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, आपके चिराग पासवान जी, ये मजबूत भागीदार हैं, सरकार के मेन सपोर्टर हैं। और ये जो सरकार में आज सरकार के साथ बैठे हैं, उसकी मेन वजह मुसलमानों का वोट इनके लिए मिला, तब ये आज ताकत में हैं। और नहीं तो मुसलमान ये तय कर लेगा कि अब सेकुलर के साथ नहीं चलना है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है साथ देते देते। अच्छा, मतलब सेकुलरिज्म के खिलाफ चलना है मुसलमानों को? बिल्कुल सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं चलना है। मुसलमान सेकुलर के साथ रहना चाहता है, लेकिन सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है।
लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ की जो ज़मीन है वो मुस्लिम जो है वो वक्फ करते हैं कि उनके धर्म के काम आए। मुस्लिम में जो गरीब लोग हैं जिनके लिए पढ़ाई मुहैया करवाया जाए, मदरसा बनाया जाए, कब्रिस्तान बनाया जाए, ये सब तो ठीक है। लेकिन सरकार तो बस यही कह रही है ना कि वक्फ बोर्ड बिल जो है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्फ बोर्ड में जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो मतलब जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ मुसलमान होते हैं। तो फिर उस मुसलमान के अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए उसमें गैर मुसलमानों के साथ साथ महिलाओं को भी वो बैठाएंगे ताकि उसकी पारदर्शिता जो है वो बढ़े। और जो अन्याय हो रहा है, जैसे वक्फ बोर्ड जो है कभी बोल देता है 1000 पुराना मंदिर जो है 1000 साल पुराना मंदिर ये हमारे ज़मीन पे है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को दावा ठोक देता है कि ये कोर्ट ही हमारे ज़मीन पे बना हुआ है। तो इसके लिए तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात कही जा रही है ना, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अगर सरकार अपनी इस साफ नीयत के साथ अगर ये काम करना चाह रही है तो पहले सरकार को इसके साथ, जैसे हमारे सिख भाई हैं उनकी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उसमें कोई हमारा हिंदू भाई नहीं हो सकता, ईसाई नहीं हो सकता, जैन नहीं हो सकता। लेकिन जब उनकी जो कमेटी है उसके जो फैसले होते हैं उसको चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया, उसने फैसला दे दिया, तो आप इसके लिए अपील नहीं कर सकते जाके इंडिया के सिविल कोर्ट में। नहीं, देखिए हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। ये जो प्रक्रिया सरकार से होकर गुजर रही है भाई, ये जो वक्फ की जो आप ज़मीन वक्फ कर रहे हैं, अच्छा, ये कौन डिसाइड करता है कि ये ज़मीन वक्फ का है या नहीं है? सरकार, हमारी सरकार सर्वे कराती है। तो वक्फ बोर्ड जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपनी ज़मीन वक्फ की तो पहले ये मैं सरकार के पास जाएगी, सरकार अपना कमिश्नर सर्वेयर मेरे पास भेजेगी कि ये ज़मीन वैध है या नहीं है, इस पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है या नहीं है। जब वो चारों तरफ से वो क्लियर हो जाएगी, सरकार का सर्वे वो हो जाएगा, तो सरकार वक्फ को दे देगी। और ये अभी से नहीं, इन्होंने ये प्रक्रिया निकाल दी। लेकिन वक्फ बोर्ड में अभी तक जो होता आया है डॉक्टर साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है आपको ज़्यादा जानकारी हो, आप उस पर प्रकाश जरूर डालें, लेकिन वक्फ बोर्ड जब दावा ठोक देती है कि ये ज़मीन हमारा है, तो वो ज़मीन जिसका है, जो मतलब उस ज़मीन को यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर दायित्व बन जाता है कि वो प्रूव करे जाके वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में, मतलब मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वहाँ जाके प्रूव करे कि ये ज़मीन उसका है। और इसका फैसला कौन करेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पे कौन बैठे हुए हैं बतौर जज? मुस्लिम के मौलाना बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं। वहाँ पे तो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज नहीं है जो डिग्री लेके लॉयर के बाद जो प्रक्रिया होती है पूरी प्रक्रिया को पूरा करके कोई जज बैठा हो। नहीं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है तो अब कोई हवा में तो बना नहीं है ये भाई, ये इसके पीछे भी तो सरकार का वो है। वही तो कह रही है ना बीजेपी सरकार की कुछ गलतियां हैं जिसको हम सही करना चाहते हैं। सरकार कुछ भी गलतियां सही नहीं कर रही। अगर सरकार की नीयत, हमारी सरकार की नीयत सही होती तो इससे पहले जो सरकार ने फैसले किए हैं उसमें कौन सी मतलब सच्चाई सामने आ गई। सरकार ने, इसी सरकार तो अपना पीठ थपथपाती है कि हमने ट्रिपल तलाक बैन करके मुस्लिमों, जो महिलाएं पे जो जुर्म हो रहे थे उनसे हमने उनको आज़ाद करवाया। भाई अब ये कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम जी, लेकिन इसका पूरा जो श्लोक है वो इस तरह से है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये विचार छोटी सोच वालों के लोग हैं, बाकी ये पूरी धरती जी हमारा एक परिवार है, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका ये उल्लंघन कर रहे हैं, इसको ठेस पहुंचा रहे हैं। इस श्लोक का भी सम्मान नहीं हो रहा है। ये श्लोक जिस वेद से आया है, जिस धर्म ग्रंथ से आया है, वहाँ उसका भी सम्मान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को, हमारी सरकार। और एक बात याद रखना कि ये राष्ट्र तमाम बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, तमाम लोगों से मिलकर राष्ट्र बना है। जैसे आप एक अंगुली को शरीर नहीं कह सकते, अंगूठे को शरीर नहीं कह सकते, पैर को शरीर नहीं कह सकते, बाल को शरीर नहीं कह सकते, बाजू को शरीर नहीं कह सकते, इसी तरह से तमाम। हाँ, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि देश की जो आज़ादी थी उसमें मुस्लिम, सिख, हिंदू सबके योगदान थे, लेकिन वो अलग बात है कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाता है, एक मुस्लिम के लिए अलग देश बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा में सही से रह रहे थे। लेकिन सरकार
इस इंटरव्यू को हम आगे ले जाएं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। इस देश में संविधान है, मुस्लिम शरिया को मानते हैं, तो मैं आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा, संविधान बड़ा या शरिया? अगर देखिए, नहीं, आप एक लाइन में बोलिए ना। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ कि बगैर शरिया के, बगैर धर्म के, जब तक किसी आदमी को ये इल्म नहीं होगा कि ये मेरे माँ हैं, ये मेरी बाप है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा चाचा है, तो वो कहाँ से उसे मिल रहा है? जब मतलब आप कहना चाह रहे हैं देश शरिया से चले, संविधान से? नहीं, बिल्कुल। पहले हमें समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है, शरिया क्या है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं, मतलब देश में शरिया बड़ा या संविधान? आप सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिए। सबसे ईमानदारी, नेक आचरण, है ना, नेक आचरण करने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो धर्म की श्रेणी में आता है। धर्म किसी पेड़ पौधे का नाम नहीं है। जब तक आदमी धर्म नहीं समझेगा तो वो पड़ोसी के हुकूक को क्या समझेगा, वो संविधान को क्या समझेगा, वो अच्छाई और बुराई को क्या समझेगा? मतलब डॉक्टर साहब इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं अगर शरिया नहीं समझोगे तो संविधान कहाँ से समझोगे? लेकिन देश में संविधान है ना, संविधान मानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल मानते हैं। तो जब वही संविधान ये कहता है कि अगर आपकी हक को कोई मार रहा है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे अपनी बातें रखते हैं और कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, संविधान के दायरे में रह के। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के केस में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो ट्रिब्यूनल है वो अगर कोई फैसला देती है कि नहीं भाई ये ज़मीन जो है वक्फ का है, ये आपको खाली करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। तो सरकार तो बस यही कह रही है ना कि हम मौका देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है वक्फ बोर्ड ने सिर्फ हिंदुओं के घर पे या फिर सिख के घर पे या मंदिरों पे अपना दावा ठोका है। कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, जैसे कि आप अभी दिल्ली में ही देख लीजिए, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसका विरोध नहीं, इसके साथ खड़ा हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड जो है उसमें ये जो बिल है उसको पास करवाना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, मुस्लिमों की हक की बात करती है ये बिल। तो फिर वो मुस्लिम कौन से? देखो, ये सरकार को पब्लिक 11 साल से ये अपनी सरकार को पब्लिक 11 साल से देख रही है। एक भी इनकी कही हुई बात सच नहीं निकली। इन्होंने 370 के लिए ये कहा गया था कि 370 जो हो जाएगी तो देश का हर आदमी आज़ाद होगा और वहाँ देश के किसी भी कोने से जा कर के लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ मकानात बनाएंगे, वहाँ अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। कश्मीर का आप अगर कश्मीर का बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, हम कश्मीर गए 370 हटने से पहले भी और बाद भी, और हमने वहाँ पे ज़मीनी हकीकत देखा। वहाँ पे जो इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो काबिलियत तारीफ़ है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने बोला है कि हाँ जी यहाँ पे कभी आज तक हम पानी नहीं देखे थे, नल से जल आ रहा है, यहाँ पे गैस सिलेंडर आ रहा है, जो तमाम तरह के स्कीम थे पूरे भारत में वो आज जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है ये बकवास है, सरकार जो है ये मतलब ठगने का काम कर रही है मुसलमानों को, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन दिल्ली में होता है, उसके बाद फिर पटना में होता है, उसके बाद कहीं नहीं? मतलब बिहार में इलेक्शन है और दिल्ली में केंद्र सरकार है, मतलब बाकी जगह मुस्लिम। लोगों में ये खौफ है कि सरकार की कही हुई बात, चाहे वो जीएसटी हो, रोजगार का मामला हो, हर साल 2 करोड़ नौकरी देना हो, किसानों की आय दुगनी करनी हो, एक भी बात सच नहीं है। पब्लिक को सिर्फ वोट के लिए गुमराह किया जा रहा है। और ये जो आज इस मुद्दे को बना करके कुछ पब्लिक खुश हो जाए, वो चीज़ है बस। क्योंकि इसमें राजनीति कौन कर रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हम देखते हैं दिल्ली में, फिर पटना में, उसके बाद खत्म। और 2 ऐसे राज्य जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, वहाँ पे एक बिल पास कर दिया जाता है राज्य में कि इस बिल के खिलाफ कि ये बिल नहीं लागू होगा। बाकी राज्य में क्यों नहीं? जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पे मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे? भाई जिसकी यहाँ पावर है वो अपना काम क्यों नहीं करेगा? एक बात बताइए, अगर इससे पहले अगर रोजगार जरूरी न हो, देश की जनता को फैक्ट्रियों की ज़रूरत न हो, नौजवान को रोजगार की ज़रूरत न हो, किसान को अपनी आय दूना करने की ज़रूरत न हो, तो ये काम अगर ये ज़रूरी है तो इसको कर लिया जाए। अरे पहले उसको रोजगार की बात करिए,
पहले उसकी रोजी रोटी पे बात करिए। तो अभी जो वक्फ बोर्ड है वो जो भारत में जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, उसके बाद रेलवे है, तीसरे नंबर पे वक्फ के पास संपत्ति आता है। तो उस संपत्ति को अगर सही तरीके से यूज़ करेगी सरकार तो उससे रोजगार भी आ सकते हैं, सरकार का कहना है ऐसा। उससे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसके लिए उनको लाभ भी मिल सकता है। तो वही तो करना चाह रही है सरकार, फिर इसमें आपत्ति क्या है? और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो अभी एनडीए गठबंधन की जो सरकार की आपने बात कही, उसमें चंद्रबाबू नायडू तो कहते हैं कि हम जो मोदी करेंगे हम उनके साथ हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो अब कहीं जाएंगे नहीं है जी, आपके गोद में ही बैठे रहेंगे। चिराग पासवान कहते हैं कि अभी मुस्लिम समुदाय में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं, मुस्लिम में भी, जो चाहते हैं कि इस बिल को पास कराया जाए। तो एनडीए में तो दिख रहा है कि उनका पूरा समर्थन है और वो इस बिल को पास करवा लेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था तो है नहीं कि जिसके लिए पूरे पार्लियामेंट में अपोजिशन की भी जरूरत पड़ेगी। ये तो सरकार खुद पे खुद पास करवा लेगी। सरकार का वो समय अब गुजर गया है कि खुद पे खुद पास करवा ले, क्योंकि सरकार को अब चांस जो है वो 90% चांस नहीं लग रहा, 10% चांस है। सरकार सिर्फ इस मुद्दे को ला करके पब्लिक में ये मैसेज देना चाह रही है कि हम एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि तमाम हमारे गैर मुस्लिम भाई, ऐसे नहीं है कि तमाम एक तरफा हैं, ज़्यादातर लोग इसके बिल के खिलाफ भी हैं, बिल के खिलाफ भी खड़े हुए हैं और ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक कलेक्टर को ये ताकत दे दी जाएगी, कलेक्टर साहब ये तय कर देंगे कि ये वक्फ की ज़मीन है या वक्फ की ज़मीन नहीं है। और जो जिसके मातहत होता है, रोजी रोटी जिसके बल पर चल रही होती है, क्योंकि एक कलेक्टर साहब भी एक सीएम साहब के मातहत आते हैं। आप कलेक्टर तक क्यों रुकते हैं? आप उसके बाद कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उस पर क्या आपको भारत के न्यायालय पे विश्वास नहीं रहा मुसलमानों को? बिल्कुल न्याय प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है, न्याय प्रणाली पर विश्वास है, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये बाबेला मचा हुआ है। क्योंकि हमारे आबो अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, देखिए खानका वक्फ में हैं, मस्जिदें वक्फ में हैं, कब्रिस्तान वक्फ में हैं, तमाम संपत्तियां वक्फ में हैं। और मुसलमान सबसे पहली उसकी जो प्रायोरिटी होती है और अपने सवाब के लिए, अपनी आने वाली आखरत के लिए, और आखरत में अजर व सवाब मिलता रहे, ता क़यामत तक मिलता रहे, वो सबसे बेहतर ये सोचता है कि अपने ख़ानदान में देने से, अगर उसका कोई निजी वारिस नहीं है तो उससे पहले कहेगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते में मैं ये ज़मीन वक्फ कर दूं। तो उसकी पहली प्रायोरिटी वहाँ होती है। और सरकार की मंशा ये है कि इस मुद्दे को ला करके इन तमाम चीज़ों को, इन ज़मीनों को हड़प ले। मतलब सरकार हड़पना चाहती है, लेकिन सरकार का कुछ और कहना है। आने वाले समय में पता चलेगा ये वक्फ बिल पास होता है नहीं होता है। लेकिन अब मैं कुछ नेताओं को कोट करना चाहूँगा, जैसे ओवैसी हैं, मदनी हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, ये वक्फ बिल जो है, ये वक्फ बिल को मतलब एक बंदूक की गोली के साथ तुलना करते हैं और बोलते हैं ये मुसलमानों के छाती पे मार रहे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लीडरों का आपने नाम लिया है, वो लीडर जब बीजेपी की सरकार थी तब भी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी, उन्हें संसद का सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का अवार्ड मिला हुआ है। पूरा भारत जानता है इस बात के लिए। और वही सांसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं और बोलते हैं भारत माता की जय नहीं। अगर वो सांसद बोल कहाँ रहे हैं? संसद में बोल रहे हैं। तो वही तो सोचिए, संसद स्पीकर के सामने बोल रहे हैं। अगर मजलूम, देखिए, जुर्म है, जालिम है। मजलूम कोई भी हो सकता है। मजलूम की हिमायत में खड़ा होना कोई गलत बात नहीं है, मजलूम की हिमायत में। हाँ, तो अगर कोई मजलूम की हिमायत कर रहा है, कोई सताए हुए की हिमायत कर रहा है। बांग्लादेश में जब हो रहा था हिंदुओं पे, उसके लिए आके क्यों नहीं बोल दिया जाए बांग्लादेश? जुर्म कहीं हो, बांग्लादेश में हो जुर्म, भारत में हो जुर्म, हिंदू पे हो जुर्म, मुसलमान पे हो, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी पर हो, जुर्म और जालिम की मजम्मत करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए।